आत्मा छ हैन तपाईहरुको यो मात्रै हो हाल्नु नि तिनीहरुलाई पनि अनि हामी पनि गर्छौं लिनु सौदा छाप लिनु जे लिनु छ लिनुस् न हामी सबै नेपाल में पिछले 2 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शनों ने भारत नेपाल की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर ला दिया है। केंद्रीय एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर चेतावनी जारी की है कि उपद्रवी तत्व नेपाल के अशांति का फायदा उठाकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती भारतीय राज्यों में हिंसा भड़का सकते हैं। इसके चलते सशस्त्र बल और स्थानीय पुलिस ने करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर निगरानी और सुरक्षा उपायों को अभूतपूर्व रूप से कड़ा कर दिया है। भारत ने इस अशांति के सीमा पार असर को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। खुफिया सूत्रों ने आगाह किया कि असामाजिक तत्व इस अस्थिरता का फायदा उठा सकते हैं। खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी कि नेपाल के अशांत माहौल का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व सीमावर्ती भारतीय राज्यों में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार इस खुफिया जानकारी के बाद उत्तराखंड पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस और सशस्त्र सीमा बल सहित भारत नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर कानून व्यवस्था के किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। सुरक्षा बलों को अधिकतम सतर्कता बरतने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के चंपावत, जहां सीमा नेपाल के महेंद्रनगर से जुड़ती है, वहां नेपाल सेना द्वारा कर्फ्यू लागू किए जाने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पिथौरागढ़ के धारचूला में स्थानीय लोगों में अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंता बढ़ गई। साथ ही सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि नेपाल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मधुबनी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। सभी सीमा पुलिस स्टेशन हाई अलर्ट पर है। सभी सर्कल इंस्पेक्टर और स्टेशन कर्मचारी मैदान में है। विशेष रूप से सीमा चौकियों पर जहाँ 24 घंटे निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमा पार करने वाले लोगों की पूरी जाँच के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। हमें सुनिश्चित करें कि कोई भी असामाजिक तत्व सीमा पार न कर सके। उत्तर प्रदेश में 7 सीमावर्ती जिलों पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि सुरक्षा रणनीति में 24 घंटे गश्त और प्रवेश बिंदुओं पर सख्त जाँच शामिल है, जिसमें 73 चेक प्वाइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लखीमपुर खीरी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा, हम नेपाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। हम बीएसएफ और अन्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय में हैं। उन्होंने बताया कि संयुक्त गश्त की जा रही है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि गौरी फंटा सीमा जो पलिया तहसील को नेपाल के धनगढ़ी से जोड़ती है, वहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन कड़ी निगरानी में शांति बनी हुई है। इस बीच पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पानी टंकी में भारत नेपाल सीमा को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। अब इन सब के बीच में स्थानीय प्रशासन भी अलर्ट पर है। जाहिर सी बात है कि जहां पर नेपाल की सीमा लगती है वहां पर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इसी के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी मुस्तैद में हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नेपाल में लगातार हिंसक स्थिति बनी हुई है और लगातार 2 दिन से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, उन सब के बीच में यहाँ पर असामाजिक तत्व इस हिंसा का फायदा उठा करके भारत में प्रवेश करके अस्थिरता का माहौल पैदा कर सकते हैं। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं भी। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से नेपाल में हिंसा फैली हुई है उस पर नियंत्रण कब तक स्थापित कर पाते हैं और इसी के साथ भारतीय सुरक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा। कि नेपाल की 2021 की जनगणना के मुताबिक ब्राह्मण 11% और क्षेत्रीय 16%, दोनों को मिला दे तो कुल 27%। लेकिन इन 27% लोगों का नेपाल को चलाने वाले 90% सिस्टम पर कब्जा है। दूसरी तरफ कामी, विश्वकर्मा, रविदास, धोली, मुसहर, डोम, खट्टिक, चनौत जैसी जातियां जो आबादी का लगभग 70% हिस्सा बनाती हैं, राजनीति में, न्यायपालिका में, पुलिस में, प्रशासन में, कारोबार में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी। यह कोई चमत्कार नहीं है कि इस हिंसक आंदोलन के बाद नेपाल के लोग काठमांडू के मेयर बालेन शाह को उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि वो न तो ब्राह्मण है और ना ही क्षेत्रीय, वो इसी पिछड़े तबके से आते हैं। नेपाल के लोग अपने नेताओं से खफा हैं,
लेकिन उनकी जातीय पृष्ठभूमि को दरकिनार करके पूरी तस्वीर समझ में नहीं है। नेपाल में राजनीति का मतलब ही है ब्राह्मण और नहीं तो क्षत्रिय यानी क्षत्रिय। जैसे 2023 के संसदीय चुनाव को ही ले लीजिए। नेपाल की प्रतिनिधि सभा के लिए सीधे जनता के बीच से 165 सदस्य चुने गए। इनमें से 54 ब्राह्मण और 41 क्षत्रिय। इन दोनों जातियों के लोगों को नेपाल में खास यानी आर्य कहा जाता है। तो 165 सदस्यों की संसद में 95 सदस्य आर्य बिरादरी से चुने गए, जबकि जनसंख्या में यह केवल 27%। खासकर बाहुन यानी ब्राह्मणों का दबदबा तो राजनीति, न्यायपालिका, मीडिया और सिविल सेवा हर जगह। पिछड़ी जातियों से आने वाले लोग इस दबदबे से तंग आ चुके। तमाम सरकारों ने, न्यायपालिका ने, नौकरशाही ने इस तबके के लोगों को आगे आने से सचेत तरीके से रोका है। ये बगावत इस दस्तूर के खिलाफ है। अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ, हेर्नु तपाईहरु पनि मन्त्री क्वार्टर भैँसीबाटीको यो चाहिँ अब मन्त्रीहरु आएर यहाँ बस्न सक्दैनन्। आपको इस बात पर हैरानी हो सकती है कि 2011 से लेकर अभी तक नेपाल में 10 प्रधानमंत्री, इनमें से 7 ब्राह्मण और 3। जरा सुन लीजिए। बाबूराम भट्टराई ब्राह्मण, सुशील कोइराला ब्राह्मण, केपी शर्मा ओली तो 3 बार प्रधानमंत्री रहे ब्राह्मण, पुष्प कमल दहल प्रचंड 2 बार प्रधानमंत्री रहे ब्राह्मण, शेर बहादुर देउबा 2 बार पीएम रहे क्षत्रिय और झलनाथ। और सुनिए, नेपाल में 1951 से लेकर अभी तक कुल 29 प्रधानमंत्री हुए और इनमें से 16 ब्राह्मण रहे और 12 क्षत्रिय। मतलब 29 में से 28 ब्राह्मण और क्षत्रिय। केवल एक प्रधानमंत्री मारिच मान सिंह जो 1986 से 89 तक प्रधानमंत्री रहे, निवार समुदाय की श्रेष्ठ जाति। गौर कीजिए, नेपाल में जो हिंसा चल रही है उसके 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला भ्रष्टाचार और दूसरा भाई भतीजावाद, मतलब परिवार को बढ़ावा देना। ये राजनीति से लेकर न्यायपालिका और प्रशासन तक हर जगह है। और इन क्षेत्रों में किस जाति के लोग, ये हमने आपको बताया। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स में राजनीतिक इलीट से मुक्ति को लक्ष्य बताया गया। इसका मतलब जाति आधारित असमानता से राष्ट्रघातीहरूले संकट ल्याएका छन्। तब तब हामी जस्ता युवाहरूको जन्म हुन्छ। इस आंदोलन को केवल जेनजी के आंदोलन के तौर पर देखना एक भयानक भूल होगी। ये भी देखना होगा कि ये जेनजी किस तबके से आता है। ये उस तबके से आता है जिसकी आकांक्षाओं को पीढ़ियों से कुचला गया है, जिसे कभी भी वाजिब प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। यहाँ तक कि वर्ग समानता की बात करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी तक ने उन्हें हाशिए पर फेंक दिया। जिस एलीट यानी प्रभावशाली तबके के खिलाफ गुस्से के आधार पर यह पूरा आंदोलन खड़ा है, वर्ग तो हमेशा से सत्ता और सिस्टम का लाभार्थी रहा है। वो भ्रष्टाचार का लाभार्थी रहा है, वो असमानता का लाभार्थी रहा है, वो अशिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति का लाभार्थी रहा है, क्योंकि ये पूरा तंत्र ही सस्ते मजदूरों की बुनियाद पर खड़ा है। इस तथ्य पर गौर